हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 11th FYJC इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 दैट इज़ मनी। अब ये चैप्टर मनी के ऊपर रिलेटेड है और इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का वीडियो चैनल पे डाल चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हो तो वो देख लो और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करो। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मनी। इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। मनी इज़ अ मीन ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट एनी कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये एक ज़रिया होता है किसी भी कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने बेचने का। इसका डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर वॉल्कर ने, दैट इज़ मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। मतलब कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आपने ये एग्ज़ाम में अपने डेफिनेशन से स्टार्ट किया प्रोफेसर के नाम के साथ, प्रोफेसर वॉल्कर, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी देखो, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, दैट इज़ बार्टर सिस्टम विदाउट, क्योंकि पहले के ज़माने में मनी नहीं होता था। अभी बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती थी वो हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। दैट इज़ person A has cloth and he wants rice for exchange and person B has rice but he does not want cloth in exchange। मतलब आपके पास क्लोथ है और आपको राइस चाहिए, बट सामने वाले के पास क्लोथ नहीं है, उसको अभी हम देखेंगे बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती थी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जैसे कि अगर किसी एक पर्सन के पास क्लोथ है और उसको बदले में राइस चाहिए, और किसी पर्सन के पास राइस है बस उसको उसके बदले में क्लोथ नहीं चाहिए, तो इसमें कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता था। मतलब सामने वाले को वो चीज़ नहीं चाहिए। द एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस एज दर वांट डज नॉट कोइंसिडेंस विद ईच अदर। मतलब कि सामने वाले को दोनों का ज़रूरी थोड़ी है जो मुझे चाहिए वो उसको चाहिए होगा, जो मेरे पास है वो उसको चाहिए होगा। इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेजर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर ऑफ मिल्क विद 2 kg ऑफ राइस। अगर समझो मैंने किसी को मिल्क दिया तो वो लीटर में होता है मिल्क, कोई भी लिक्विड चीज़, और सामने वाला मुझे 2 kg ऑफ राइस देगा, तो उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लीटर और केजी का बरोबर हो नहीं पाता था। क्योंकि मिल्क का समझो प्राइस है 90 रुपीज़ और राइस का प्राइस है समझो 50 रुपीज़, तो इसमें जो राइस दे रहा है वो प्रॉफिट में हो गया। डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, it is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods it become difficult to store them. Perishable goods like fish, egg, milk etc. अभी मेरे पास समझो मिल्क बहुत सारा है मेरे पास, मेरे घर पे गाय है, तो अगर मेरे पास कुछ पेरिशेबल आइटम है जैसे कि एग हो गया या फिर ब्रेड हो गया, तो उसको मैं फ्यूचर में एक्सचेंज करने के लिए नहीं रख सकता क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी किसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ थी। अभी नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। मतलब कि अगर समझो मेरे पास इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा। ए हैज़ सैक ऑफ व्हीट एंड ही वांट्स अ गोट इन एक्सचेंज, बट बी हैज़ गोट बट ही वांट ओनली हाफ सैक ऑफ व्हीट इन एक्सचेंज। इन दिस कंडीशन द एक्सचेंज कांट बी टेकन बिकॉज नेचर ऑफ गोट इज बीइंग इन अ लाइव स्टॉक। अभी उसको आधा किलो ही गेहूँ चावल चाहिए था, आधा गुनी चावल चाहिए था, तो इस कंडीशन में उसके पास गोट थी, तो वो गोट को आधा कैसे एक्सचेंज करेगा क्योंकि वो लिविंग नेचर का है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ में आया गया है इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू रिपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। मतलब कि मैंने आज समझो कोई भी ब्रेड का एग्जांपल लिया मैंने, तो ब्रेड पेरिशेबल नेचर के होते हैं, वो बाद में फ्यूचर में वो ख़राब हो जाएंगे। अगर मैं डेफर्ड पेमेंट उसका करता हूँ ब्रेड का, मुझे सामने वाले को अगर ब्रेड देना है 1-2 महीने बाद, तब तक वो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मनी।
Animal money. In proto-historic period, animal money was used as a means of exchange, that is cow, sheep, goat, etc. However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. अब क्योंकि ये इंडिविजिबल थे, क्योंकि इनको आधा नहीं दिया जा सकता था, इसकी वजह से मनी को एग्जिस्टेंस में लाया गया. और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. कमोडिटी मनी. इन ओल्डन डेज कमोडिटी टू बी यूज एज अ मनी वेर डिफरेंट upon climatic, where depend upon climatic condition. Example, animal skin, grain shells, feather, tucks, salt, rare articles and stone were used as a medium of exchange. मतलब जो भी commodity पहले हम exchange करते थे, due to problem of storage of such commodity, metallic money came into existence. इसके बाद फिर metallic money का existence आया. पहले animal money आया था, फिर उसके बाद commodity money आया, फिर उसके बाद metallic money आया. अभी metallic money used durable metals such as gold, silver, copper, aluminum, nickel. However, security of precious metal and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. अब इसके बाद क्या आया? Metallic coins. Metallic coins में in ancient times, rulers of various kingdoms used small pieces of metal and affixed their seals on them. With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coin. Coins can be classified as under standard or full-bodied coin. Full-bodied coin are coin those which face value is equal to their intrinsic value. अब ये फेस वैल्यू क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, ये हम एक अलग से इसका वीडियो लाएंगे. फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स बाय द इशूइंग अथॉरिटी. मतलब कि फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट उसको इशू करती है, वो डिसाइड करती है. दिस कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. और स्टैंडर्ड कॉइन्स वर यूज फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और ये ब्रिटिशर्स के ज़माने में थोड़े समय यूज़ किए गए थे. मेटेलिक कॉइन जैसे कि आप देखते रहोगे, गोल्ड का कॉइन होता था पहले के ज़माने में, चलता था वो सब. टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज़ हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल लाइक एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा. अभी ये जो टोकन कॉइन होते थे वो चीपर मेटल के बनते थे, जैसे कि आपका निकल, कॉपर. इसमें गोल्ड यूज़ नहीं किया जाता. दिस कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन एंड आर जनरली यूज फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजेक्शन इन इंडिया. ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स. डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन गिव राइज टू पेपर मनी. अब टोकन कॉइन्स मतलब जो भी आप 1-2 रुपये के सिक्के यूज़ करते हो उसको बोलते हैं. अब उसमें समझो किसी को 1 लाख रुपये चाहिए तो 1-1 रुपये करके वो नहीं दे सकता. इसकी वजह से पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ. Paper money was a substitute for metallic money. In course of time, issue of currency note was monopolized by the central bank. Paper money consists of paper currency issued by the government and central bank of the country in India. 1 rupee note and all coins are issued by the government of India. Currency note of higher denomination are issued by the central bank, Reserve Bank of India, RBI. Inconvenience in handling and risk of storing paper money gave rise to bank money. अब पेपर मनी में क्या हो रहा था कि चोरी हो जा रहे थे पेपर. इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग मतलब लोगों के पास से घर में से चोरी हो जा रहे थे, उसको लोग बराबर हैंडल नहीं कर पा रहे थे. उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया बैंक मनी करके. लोग अपना पैसा फिर बैंक में रखने लगे. बैंक मनी रेफर टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल. इट इज़ यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी. अभी आप जो बैंक में पैसे रखते हो वो क्रेडिट के रूप में दूसरे को दिया जाता है, तो इसको क्रेडिट मनी भी कहा जाता है. दिस कैन बी विड्रॉबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड. मतलब जब भी आप जाते हो, आप डिमांड करते हो, बैंक आपको दे देती है. मतलब आप ATM से पैसे निकाल लेते हो तो आपको बैंक दे देती है. बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा. चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. ये एक्चुअल मनी नहीं है चेक और डिमांड ड्राफ्ट, बट क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल. क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. कैशलेस ट्रांजेक्शन गेन इंपॉर्टेंस देयरबाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी. अब इसके बाद से हमारा कौन सा मनी आ गया? प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी जैसे कि आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वैसा. प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज एज प्लास्टिक मनी. फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शंस लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी. अब जो हम यूज़ करते हैं पेटीएम, गूगल पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी. जो UPI वगैरह आप यूज़ करते हो. E-money or electronic money is a monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of means, that is mobile phones, tablets, smart cards, computer, etc. It is backed by the central bank. Electronic money is used for purchase and transaction globally.
डिजिटल वॉलेट आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर इलेक्ट्रॉनिक मनी। ओके, अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वालिटीज़ ऑफ मनी। क्वालिटीज़ ऑफ मनी आर एज फॉलोज। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा। एनीथिंग विच इज़ यूज एज मनी मस्ट बी ईजिली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पज़। जो भी हम मनी यूज़ कर रहे हैं उसको सारे लोग एक्सेप्ट करने चाहिए, तो इसका क्वालिटीज हो जाता है मनी का जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शन। अभी मुझको कुछ 10 रुपये की सामान खरीदनी है तो मैं 100 का नोट दे के 10 रुपये की सामान ले सकता हूँ, वो दुकानदार मुझे 90 रुपीज़ रिटर्न कर सकता है। तो इसका एक क्वालिटीज हो जाता है डिविजिबिलिटी, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, मनी शुड ऑल्सो पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। Currency note and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for year together on account of durability। मतलब आज जो मेरे पास 10 रुपया है वो 2 साल बाद भी वो 10 रुपये की वैल्यू उतनी ही होने वाली है, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो इसका एक क्वालिटी से आ जाता है कि वो ड्यूरेबल होते हैं। कॉग्निजेबिलिटी, मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज, इट शुड हैव सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन बाय रिसीविंग पर्सन। अभी इसमें कुछ मतलब पहचान की चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अभी वहाँ पे गांधी जी का फ़ोटो होना चाहिए, ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स है जिसकी वजह से सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ ये एक्चुअल मनी है। तो इसमें कुछ कॉग्निजेबिलिटी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को रिकॉग्नाइज हो कि ये एक्चुअल मनी है। ये हो गए क्वालिटीज़ ऑफ मनी। और एक पॉइंट और है इसके अंदर, पोर्टेबिलिटी, इट शुड बी ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टीज़। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ के बिना हम इसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस, एग्जाम्पल करेंसी नोट आर इजीली पोर्टेबल। नेक्स्ट है हमारा होमोजिनिटी एंड स्टेबिलिटी। होमोजिनिटी, मनी ऑफ ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। मतलब अभी 10 रुपये का नोट है तो वो जिसके दुनिया में जितने इंडिया में जितने लोग के पास भी 10 रुपये का नोट होगा वो सबका सेम ही दिखता होगा। तो मतलब वो सेम होता है तभी हम जाके एक्सचेंज कर पाते, तो होमोजीनियस इसका एक क्वालिटी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी, मनी शुड हैव ए स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, इट serves as a measure of value to exchange of goods and services. These goods can be sold and purchased in future as per requirement. तो मनी की जो वैल्यू है हमारी वो स्टेबल होती है, मतलब वो ऐसी नहीं कि आज 10 रुपये है तो कल 5 रुपया वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्टेबिलिटी होती है, आज वो 10 रुपया है तो बाद में भी वो 10 रुपया ही होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं मनी के, हम देख लेते हैं पहले। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया एक ज़रिया होता है किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनी कमोडिटी कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर मनी। नेक्स्ट है हमारा, अभी यहाँ पे आपको ये आंसर में क्या बताया गया है कि मनी क्या क्या फंक्शन प्ले करती है, मतलब उससे हम कुछ भी चीज़ खरीद बेच सकते हैं, इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस वो चीज़ होती है जो कि कमोडिटी की वैल्यू को डिफाइन करती है। वो मनी एनेबल्स टू कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट करेंसीज आर यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब इंडिया में जैसा कि रुपीज़ चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे अलग अलग कंट्री के अपने अपने करेंसी होते हैं। रुपी इन इंडिया, डॉलर इन यूएसए, पाउंड इन यूके, येन इन जापान एक्सेट्रा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल काइंड्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। अभी हमने देखा प्राइमरी फंक्शन, मतलब ये दो चीज़ थे वो मनी के प्राइमरी फंक्शन थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ यूनिट और यूनिट ऑफ अकाउंट, मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो इसके प्राइमरी फंक्शन है। अभी सेकेंडरी फंक्शन इसके हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन्स वॉज ईजी बट इट रिपेमेंट वॉज डिफिकल्ट। मतलब लोन तो हम इजीली ले सकते थे बार्टर सिस्टम में, बट उसका रिपेमेंट हमको रिपेमेंट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी। बिकॉज लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल एक्सेट्रा, मनी हैज़ टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, पेमेंट टू बी मेड एट फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। बट सर्विंग एज ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ टाइम, मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ईजी। बट क्योंकि हमने मनी को लाया तो उसकी वजह से हमारा लेंडिंग और बोरोइंग मनी इजीली हो रहा है अभी। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी
not only satisfies wants in the present but also make provision for a satisfaction of want in future। मतलब कि अगर आप समझो कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होता है कि आप फ्यूचर में भी कुछ सामान खरीद सकते हो, मतलब आपके प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करते हुए अपने फ्यूचर नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हो उससे। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेविंग्स। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जेम्किंस, मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अभी लॉर्ड जेम्किंस क्या बोलते हैं कि मनी ये लिंक होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रियल एसेट लाइक बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी परचेज एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब आपने मुंबई में समझो ज़मीन बेच दी, आपने गुजरात में ज़मीन परचेज़ कर ली, लेकिन आपने जो ज़मीन बेची उसके आपको पैसे मिले और उसी पैसे से आपने गुजरात में प्लॉट परचेज़ किया। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से? मनी की वजह से। तो ये सारी इसके सेकेंडरी फंक्शन हो गए। अब थर्ड फंक्शन इसके कंटिंजेंट फंक्शन। अब कंटिंजेंट फंक्शन क्या होते हैं हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। Okay, measurement of national income. National income is expressed in monetary terms. Distribution of national income among the four factors of production, that is in the monetary terms, that is rent, wages, interest and profit। अभी नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कौन से बेसिस पे करते हैं? हमारे मनी के बेसिस पे। मतलब एक कंट्रीज में हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं मनी के बेसिस पे। बेसिस ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, मेक प्रोवाइड्स अ लिक्विड बेस फॉर सर्टन ऑफ क्रेडिट मनी। मतलब कुछ जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आप जो बैंक पे पैसे रखते हो वो उनको क्रेडिट पे देते हैं। तो समझो आपने 100 रुपया 1000 रुपया बैंक में रखा, अभी किसी को 1000 रुपये की लोन चाहिए, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वही आपका 1000 रुपया बैंक क्या करती है, उसी को लोन एज ए लोन दे देती है और उस पर कुछ 2-3% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इससे जो 2-3% का इंटरेस्ट होता है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट और एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। एग्जांपल, अ पर्सन कैन परचेज गोल्ड एंड इफ ही वांट ही कैन सेल इट एंड परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। मतलब आपके पास सोना है तो आप कभी भी जाके दुकान में उसको बेच के अपना सोने का जो भी भाव होता है वो आप ले सकते हो, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो मनी को। ओके, तो मनी को बोला जाता है इजीली मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट होता है। एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली एस्टिमेटेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। इट ऑल्सो फैसिलिटेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट। अभी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जो मतलब जो लार्ज डेटा पे काम करते हैं, जैसा कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स पूरे कंट्री का, और जो भी हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है, वो सब हम कौन से बेसिस पे मेजर करते हैं? तो हम मनी के बेसिस पे मेजर करते हैं। ओके, तो हो गया मनी का कंटीजेंट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। अब कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी हम देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी हम देख लेते हैं अभी। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज़ रिसीव इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ब्लैक मनी वो मनी होती है जो कि उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता और जो कि गवर्नमेंट को दिखाया नहीं जाता। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इनलीगल मीन्स। अब ये जो ब्लैक मनी होता है वो हम दोनों तरीके से कमा सकते हैं, एक तो लीगल वे से और एक इलीगल वे से। ब्लैक मनी एनकरेज इलीगल एक्टिविटीज सच एज करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। होर्डिंग वो होती है कि जैसे कि आपने कोई भी सामान होल्ड करके रखा है, स्टॉक को, इन्वेंट्रीज को होल्ड करके रखा है और आप मार्केट में उसको जाने नहीं दे रहे हो, जो कि उसकी वजह से आपका जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ रहा है मार्केट में, क्योंकि आपने सामान मार्केट में सप्लाई नहीं किया है। दिस क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic, political and social instability are created in the economy due to black money. To control black money, demonetization is one of the tool which many countries have adopted. अभी आपको पता है कि 8 नवंबर को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, 5000 एंड 1000 के नोट्स को बैन किया था, तो इसकी वजह से हम ब्लैक मनी को थोड़ा कंट्रोल कर पाए। ओके,
तो ये था आपका चैप्टर। होप करता हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, सजेशन कुछ देना है, फिर मैं ज़्यादा फास्ट गया या फिर स्लो गया, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। वैसे तो हम इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर आपको पढ़ाने वाले इस चैनल पे, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।